सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो अच्छी बात। थैंक यू सभी को। तो आइए आज की अपनी इस कक्षा में हम व्याकरण का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, समास। इससे पहले हमने संधि वाला टॉपिक पढ़ा था और व्याकरण में संधि और समास का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। समास होता क्या है, इसी के बारे में आज हम अपनी इस कक्षा में इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी बड़े रूप को छोटे रूप में ढाल देना, बड़े से छोटा कर देना, वही संक्षिप्त कहलाता है। और संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, काम होता है, उसी को समास कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ, यदि इस शब्द का हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है छोटा रूप। किसी भी बड़े रूप को छोटे रूप में ढाल देना, बना देना, उसको आकार दे देना, बड़े से छोटे का आकार दे देना, यही समास कहलाएगा। ये तो इसका एक तात्पर्य हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ। व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा को यदि हम पढ़ें तो इसकी परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उसे या उसी शब्द को समास कहते हैं। देखिए, हम चाहे तो इसकी परिभाषा कैसे भी बना करके दे सकते हैं। हम अपनी शैली में भी, अपने शब्दों में भी हम इस परिभाषा को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास कहते हैं। क्योंकि समास में शब्दों का मेल होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, संधि और समास में ज्यादा अंतर नहीं है। संधि और समास में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तीन बिंदुओं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है। संधि में जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है। यहां पर जब शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो शब्द का छोटा रूप बनता है। संधि में वर्णों को अलग अलग करने के लिए संधि विच्छेद शब्द काम में लेते हैं। समास में शब्दों का विस्तार करने के लिए समास विग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संधि और समास में यही क्या माना जाता है, अंतर माना जाता है। तो मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहरा देता हूं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, यानी कि कम से कम दो शब्दों का आपस में मेल होगा, अकेले शब्द का कभी आपस में मेल नहीं होगा। और जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद यदि उनसे कोई नया शब्द तैयार हो जाता है और उस शब्द का आकार भी छोटा बन जाता है, तो बने हुए छोटे शब्द को ही हम समास कहेंगे। हमने ये जो प्रक्रिया अपनाई है, बड़े से कौन सी प्रक्रिया, दो शब्दों को लिया, आपस में उनको मिलाया, एक नया शब्द तैयार किया, और नया शब्द छोटा रूप होगा, पहले उसका बड़ा रूप था और अब यहां पर क्या हो जाएगा, समास प्रक्रिया में उसका रूप क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं।
समास में दो पद होते हैं। समास जब भी हम बनाते हैं या समास रचना जब हम करते हैं तो उस समय उसमें दो पद होते हैं। एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। सामान्य हिंदी में इसको पहला पद और दूसरा पद कहते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहेंगे और दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो संधि में और समास में दोनों में दो दो पद होते हैं, एक पहला पद एक दूसरा पद, यानी कि जहां से हम उसका मिलान कराएंगे उस मिलन वाले बिंदु से उसके दो भाग बन जाते हैं। पहले वाले पार्ट को बोलेंगे पूर्व पद और बाद वाले पार्ट को, हिस्से को, शब्द को, पद को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक सामासिक शब्द में दो पदों का मेल होता है। इन दोनों पदों को यदि हम आपस में मिला दें, कौन से दोनों पद? पूर्व पद को और उत्तर पद को, दोनों को यदि हम आपस में क्या कर दें? जोड़ दें, तो इससे जो नया शब्द तैयार होगा उस शब्द को समस्त पद कहा जाता है। सामासिक पद भी कह सकते हैं, समास शब्द भी कह सकते हैं और इसी को समस्त पद के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि आप एक उदाहरण देख पा रहे हैं, रसोई के लिए घर। यहां पर लगभग छोटे बड़े कुल मिलाकर के 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक रसोई के लिए घर, ये सभी शब्द बिखरे पड़े हैं, 4 रूपों में बिखरे पड़े हैं। अब यदि इन बिखरे शब्दों में हम समास की क्रिया अपनाएंगे, समास प्रक्रिया यहां पर करेंगे, इन 4 शब्दों के मेल से एक शब्द की रचना यदि हम करेंगे तो इसके बीच के जो दोनों शब्द हैं के लिए, जिसको हम विभक्ति कहेंगे, क्योंकि आपने कारक पढ़ा होगा और कारक में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ। तो संप्रदान के लिए विभक्ति का यहां पर प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम समास प्रक्रिया करेंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। सामासिक संबंध दर्शाने वाले शब्दों का लोप हो जाता है और लोप करने से पूर्व पद और उत्तर पद जब आपस में मिलेगा उस शब्द को हम कहेंगे समस्त पद या सामासिक पद। तो यहां इनको आपस में मिलाने से एक शब्द तैयार हो गया, रसोई घर। इस रसोई घर को हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। पूर्व पद इसमें कौन बनेगा? रसोई। उत्तर पद इसमें क्या बनेगा? घर। और बीच के जो हैं के लिए, ये संबंध दर्शाने वाले विभक्ति शब्द हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण ले लीजिए, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी, समास की प्रक्रिया करेंगे तो शब्द बनेगा हथकड़ी। हथकड़ी में पूर्व पद हाथ है और उत्तर पद क्या है? इसमें कड़ी है। ऐसे ही नीला है जो कमल, नील है जो कमल या नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई है। इसमें 2 पद बनेंगे, पहला नील कमल और नील, और दूसरा बन जाएगा कौन सा? कमल। ऐसे ही राजा का पुत्र या राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका आपस में हम यदि समास करेंगे तो यहां पर शब्द बन जाएगा राजपुत्र। यही क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। फिर से बताया गया है सामासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक पद कहते हैं, जिसको हम थोड़ी देर पहले समस्त पद भी कहते थे। यानी कि सामासिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित शब्द को हम क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे या उसे समस्त पद के नाम से जाना जाता है। इसी को समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब समास विग्रह किया जाता है तो विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब सामासिक पद बनाया जाता है उस समय, या सामासिक पद का निर्माण करते हैं उस समय, उनमें प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है।
जैसे का, के लिए, से, इन कारक चिन्हों का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा, इनको विलुप्त कर दिया जाता है। तो समझने का प्रयास करें, जब समास विग्रह करेंगे विभक्ति का पुनः प्रयोग करेंगे, और जब समास विग्रह शब्दों का मेल करवाकर हम सामासिक पद का निर्माण करेंगे, उस समय उनमें विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, विभक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, इस समय आप इस शब्द को यहां देखेंगे तो इसमें विभक्ति का क्या हो चुका है, लोप हो चुका है। राजा का पुत्र, का जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, के, की, संबंध कारक विभक्ति का यहां पर लोप कर दिया गया है। ऐसे ही नीलकमल, नीला है जो, कमल है जो, इन शब्दों का हमने यहां पर विलोप कर दिया है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके वह, केवल हमने पीत शब्द को रखा है, अंबर शब्द को रखा है, बीच की विभक्ति या संबंध दर्शाने वाले शब्दों का हमने विलोप कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे समास से संबंधित जानकारी, समास विग्रह। जैसा कि मैंने पूर्व शब्दों के साथ में ही इसका विस्तार से वर्णन भी कर दिया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि सामासिक पद में पूर्व पद व उत्तर पद के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को प्रकट करना ही, उस संबंध को पुनः दिखाना ही, उस संबंध को पुनः प्रयोग में लेना ही क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। जैसा कि अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं, पूर्व पद को अलग कर दिया जाए, उत्तर पद को अलग कर दिया जाए, उनके बीच प्रयुक्त सामासिक संबंध को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख पा रहे हैं, माता पिता, इन दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस योजक चिन्ह का मतलब क्या है, इसका जब हम विस्तार से वर्णन करेंगे तो पुनः लिख दिया जाएगा माता और पिता। तो यहां पर देखिए, हमने माता और पिता के बीच में संबंध दर्शाने वाला शब्द कौन सा था, और था, जो कि सामासिक पद में उसका विलोप कर दिया गया था। और जैसे ही हमने उसका समास विग्रह किया तो पुनः हमने उस और शब्द का क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। उपमान क्या है, उपमेय क्या है, जैसे ही हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे उस समय हम इसके बारे में क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। आइए लीजिए, अब हम पढ़ते हैं समास के भेद। अगला टॉपिक हमारा बन जाता है समास के भेद। प्यारे बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसी प्रकार से समास के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के आपको नाम याद रखने हैं, और नाम आप कैसे भी आगे पीछे इनको ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन इन 6 भेदों के नाम प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ याद होने चाहिए। पहला जो भेद है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा जो भेद है उसका नाम है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा जो भेद है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा जो भेद है उसे कहेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा जो भेद है उसका नाम है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा जो भेद है, अंतिम जो भेद है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आइए लीजिए, हम 6 समासों को विस्तार से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कौन सा, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है,
कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें अव्ययभाव समास पाया जाता है और अव्ययभाव समास के पदों का समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है या समास विग्रह से किस प्रकार से सामासिक पद का निर्माण किया जाता है। आइए इन्हीं शब्दों के बारे में, इन्हीं बिंदुओं के बारे में हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अव्ययभाव समास की क्या है यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्रत्येक सामासिक पद में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। आइए उन्हीं 2 पदों को काम में लेते हुए हम अपनी परिभाषा का निर्माण करते हैं। कौन सी समास की? अव्ययभाव समास की परिभाषा का निर्माण करेंगे। तो देखिए अव्ययभाव समास में पहला जो पद होता है वह अव्यय होता है, यानी कि पूर्व पद सदैव अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सदैव वे अपने एक ही रूप में रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। और जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो और उसका अर्थ भी बड़ा प्रधान हो और दूसरा जो पद है वो गौण हो, सामान्य हो, उसी क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहते हैं। बच्चों ये परिभाषा आपको याद करनी है। अव्ययभाव समास जिस सामासिक पद में पहले पद में पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसका जो अर्थ है वो प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बताता हूं। देखिए बच्चों अव्ययभाव समास में 3 तरह के अव्यय होते हैं। 3 तरह के अव्यय होते हैं। 3 तरह के अव्यय कौन कौन से होते हैं? जितने भी उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग से निर्मित जो शब्द होते हैं उनमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। 2 स्थिति बताऊंगा, 3 नहीं, 2 स्थिति। पूर्व पद अव्यय होता है और उपसर्गों को अव्यय मानते हैं क्योंकि उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उपसर्ग अव्यय होते हैं। इसलिए उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द होता है उसमें प्रायः, ज्यादातर की बात नहीं करूंगा, प्रायः उसमें अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि हम नीचे उदाहरण पढ़ेंगे। दूसरा, जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से शब्दों का निर्माण होता है वहां प्रथम शब्द को या प्रथम पद को अव्यय माना जाता है। तो जहां शब्द की आवर्ती से शब्द का निर्माण हो अव्ययभाव समास होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यथाशक्ति, यथा एक उपसर्ग है, शक्ति में यथा उपसर्ग को जोड़ा गया है और शब्द का निर्माण कर दिया गया यथाशक्ति। और यथा का मतलब होता है अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार। तो क्या बन जाएगा इसका मतलब? शक्ति के अनुसार। तो प्यारे बच्चों पहले मैंने जो लिख रखे हैं वे सब सामासिक पद हैं, समस्त पद हैं, सामासिक पद हैं। और बाद में मैंने जो लिखा है वह उसका समास विग्रह है, समास विग्रह है। तो आपको सामासिक पद भी याद होना चाहिए और उसका समास विग्रह भी याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे किसी भी समास की परिभाषा पूछी जा सकती है। आपसे समस्त पद से समास विग्रह करवाया जा सकता है या समास विग्रह देकर के आपसे समस्त पद लिखवाया जा सकता है। कैसे भी सवाल आए आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। यथा कर्म, मैंने बताया था यथा उपसर्ग है, तो देखिए यथा शब्द का पहले प्रयोग किया गया है और उपसर्ग भी पहले ही होते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा? क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। दिन शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ा गया है और उपसर्ग का प्रयोग अव्यय के रूप में किया जाता है समास में। तो यहां पर प्रतिधन दिन, इससे क्या तैयार हुआ है?
प्रतिदिन शब्द बना है और प्रतिदिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। ऐसे ही प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत, जन्म से लेकर, यथा साध्य, साध्य के अनुसार भी कह सकते हैं, या जितना साधा जा सके। सबसे उत्तम इसका समास विग्रह यही बनेगा, जितना साधा जा सके। ये सभी उपसर्ग से बने हुए उदाहरण थे। अब लीजिए धड़ाधड़। धड़ाधड़ शब्द धड़ से बना है। धड़ शब्द की आवर्ती से ही धड़ाधड़ शब्द बना है, जिसका विग्रह हम करेंगे तो क्या बनेगा, धड़ धड़ की आवाज के साथ या धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज। ऐसे ही घर घर, घर घर शब्द का निर्माण घर शब्द की आवर्ती से बना है, जिसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक घर बन जाएगा। रातों रात, रातों रात शब्द भी रात शब्द से बना है, रात शब्द की पुनरावृत्ति से बना है, आवर्ती से बना है, तो इसका विग्रह भी क्या बन जाएगा, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। आ उपसर्ग है, मरण में आ को जोड़ा गया है। यथा काम, काम के अनुसार या इच्छा अनुसार। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। अभूतपूर्व, भूतपूर्व में किसको जोड़ा गया है, अ उपसर्ग को जोड़ा गया है। जो पहले नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। निर्भय, भय में निर उपसर्ग जोड़ा गया है, निर्भय बन जाएगा। और निर्भय का मतलब होता है बिना भय के, बिना डर के। और याद रखना, जब समास विग्रह करोगे तो सामासिक पद में जिन पदों को दिया गया है उन्हीं शब्दों को आप काम में लेंगे, पर्यायवाची शब्दों को काम में नहीं लेंगे। जैसे मैंने बोला निर्भय, भय का मतलब डर होता है, तो आप यहां पर यह नहीं कह सकते बिना डर के, गलत हो जाएगा, क्योंकि डर शब्द का सामासिक पद में प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे ही निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्विकार, बिना विकार के, प्रतिपल, हर पल, अनुकूल, मन के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से। अब ये मत कर देना शीघ्र के अनुसार, यथा का प्रयोग अनुस्वार होता है लेकिन चेंज होते रहते हैं, तो यथा से क्या हो जाएगा, शीघ्रता से। अकारण, बिना कारण के, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। भर पेट, पेट में भर जोड़ा गया है, पेट भरकर। हाथों हाथ, हाथ शब्द से शब्द आवर्ती से शब्द का निर्माण बना है, हाथ ही हाथ में। बेशक, बिना शक के, शक के बिना या बिना शक के। खूबसूरत, सूरत में खूब उपसर्ग जोड़ा गया है, क्या बन जाएगा, अच्छी सूरत वाली, वाला या अच्छी सूरत। खूबसूरत का मतलब हो जाएगा अच्छी सूरत वाला या अच्छी सूरत वाली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये अव्ययभाव समास था। आज की कक्षा यहीं तक की जाती है। आगे की कक्षा में हम समास के शेष भेदों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अव्ययभाव समास, समास के भेद, समास के पद, समास की परिभाषा, ये सभी और समास विग्रह, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।